हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो चलिए, मैं डॉक्टर पी आर तरुण, मैं आज फिर से आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 11th का जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है उसका अगला भाग लेकर के। तो चलिए, आज जो हम पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है? इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट अपने आप में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों है? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही आते हैं। डायरेक्ट इक्विवेलेंट वेट आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, नीट और जेईई में ये बहुत कम है। लेकिन इनडायरेक्टली हम बात करें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरे फिजिकल केमिस्ट्री में इक्विवेलेंट वेट का यूज़ हुआ करता है और इसके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो विदाउट इक्विवेलेंट का आपका वेट का यदि कंसेप्ट नहीं है तो उसका सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए, हम आज अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। सारा इक्विवेलेंट वेट एक ही जगह हम आपको पढ़ा देंगे ताकि आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इस कैसे हम निकालते हैं, डिफरेंट फार्मूलाज हम पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन की बात करें तो देखिए क्या होता है। इक्विवेलेंट वेट नाम से ही है, इक्विवेलेंट मीन्स किसी के बराबर होगा, ये है ना। इक्विवेलेंट वेट किसको कहेंगे? तो देखिए क्या होता है, डिफाइन करने की हम बात करें तो किसी भी सबस्टांस का, किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट बाई वेट से, है ना, रिएक्शन कर ले या उसको हटा दे, डिस्प्लेस कर दे, ठीक ना, रिएक्शन कर ले, कंबाइन कर ले या उसको डिस्प्लेस कर दे किसी भी दूसरे केमिकल कंपाउंड से, या यूँ कहें हम ऑक्सीजन के 8 पार्ट से, या क्लोरीन के 35.5 पार्ट से, या सिल्वर के 108 पार्ट से क्या करे, उसे कंबाइन करे या फिर उसको डिस्प्लेस करके हटा दे, तो इसको हम बोलते हैं, ठीक ना। फिर से हम बताएं, आप बात करें आपसे कि किसी भी सबस्टांस का, किसी भी एलिमेंट का वह वेट जो हाइड्रोजन के 1.008 पार्ट से रिएक्शन करे या उसको डिस्प्लेस करे, या फिर क्लोरीन के 35.5 पार्ट से, या फिर ऑक्सीजन के 8 पार्ट से और सिल्वर के 108 पार्ट से क्या करे, वो कंबाइन या डिस्प्लेस करे, सो क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट वेट करते हैं, ठीक है। तो डिफाइन देख लें यहाँ पे, द वेट ऑफ सबस्टांस विच कंबाइन, जो रिएक्शन करता है, और डिस्प्लेस, जो उसको हटाता है ना, 1.008 पार्ट बाई वेट ऑफ हाइड्रोजन और 8 पार्ट बाई वेट ऑफ ऑक्सीजन, 35.5 पार्ट बाई वेट ऑफ क्लोरीन और 108 पार्ट बाई वेट ऑफ सिल्वर। तो इसको क्या बोलते हैं? हम इक्विवेलेंट वेट बोलते हैं, ठीक ना। वो खोलिए मत ना, उसको ये हो जाएगा, ठीक ना। तो 8 पार्ट सिल्वर, 108 पार्ट बाई वेट ऑफ द इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। तो चलिए, एक्चुअली डिफिनेशन से आप कहेंगे कि है ना कुछ नहीं होने वाला। अब हम बात करते हैं फार्मूला से। डिफिनेशन सिर्फ लिखने के लिए है, समझने के लिए, लेकिन इससे क्वेश्चंस आपके नहीं बनेंगे। डिफिनेशंस जान करके चाहेंगे कि नहीं हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर लें, क्वेश्चंस को यूज़ कर लें, तो ये पॉसिबल नहीं है। चलिए, अब जो हम बताने वाले हैं आपको इक्विवेलेंट वेट के बारे में, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो अब हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट का। फार्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ इक्विवेलेंट वेट। अब इक्विवेलेंट वेट को फाइंड आउट करने के लिए क्या क्या फार्मूला का हम यूज़ करेंगे उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम, एटम का इक्विवेलेंट वेट तो ज़रा समझेंगे। ई मीन्स समझना आप इक्विवेलेंट वेट है, एटम की बात हो रही है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? इसका सिंपल फार्मूला है एटॉमिक वेट। एटॉमिक वेट मीन्स mW बाय वैलेंसी फैक्टर, या वैलेंसी n, या ऐसे कह सकते हैं E ऑफ एटम क्या होगा हमारा? वो होगा एटॉमिक वेट बटे वैलेंसी फैक्टर n। ये हमारा एक फार्मूला बन गया, है ना। आप लोगों को वैलेंसी तो आती होगी, वैलेंसी। चलिए, वैलेंसी थोड़ा कन्फ्यूजन यदि है आपको तो उसको हम क्लियर करें। वैलेंसी कहने का मतलब होता है, यदि हम डिफाइन करें तो वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट।
ठीक है। लेकिन इस डिफिनेशन से आपको काम नहीं चलेगा। वैलेंसी क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, वैलेंसी किसी भी एटम का जब हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें क्या देखते हैं, लॉ ऑफ ऑक्टेट को, अष्टक के नियम, लॉ ऑफ ऑक्टेट को कंसिडर करते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन है, तो इसको यदि हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखें सेल वाइज, ठीक ना, या ऑर्बिट वाइज, तो 2 और 6, 8 इलेक्ट्रॉन, 8 एटॉमिक नंबर, तो उतना इलेक्ट्रॉन, तो 2 और 6। अब इसको कितना चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। क्या करता है कि किसी भी एटम के यदि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो वो ज़्यादा स्टेबल होता है, ठीक ना। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑक्टेट। यदि है ना हीलियम की तरह कोई बनना चाहता है तो 2 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, इसको लॉ ऑफ डुप्लेट कहते हैं। तो यहाँ देखिए 8 प्राप्त करने के लिए कितना चाहिए, 2 चाहिए, तभी ये 8 हो जाएगा। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, 2। बहुत आसान है। और देखिए थोड़ा सा भी है ना, हम बात करें दूसरा का, नाइट्रोजन की बात करते हैं। नाइट्रोजन का 7 कितना, 2 और 5, 5 में कितना जोड़ेंगे तो 8 होगा, 3 जोड़ेंगे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 3, ठीक ना। और भी बात करें एल्युमिनियम की बात करें तो इससे कितना 13 होता है, तो 2, 8, 3। अब 3 है, 4 से कम रहेगा तो उसको लूज़ करेगा, 4 से ज़्यादा रहेगा तो क्या करेगा, गेन करके पूरा आएगा 8, ठीक है। अब 3 है तो देखो क्या करेगा, ये 3 लूज़ कर देगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन, तो क्या वैलेंसी कितनी हो गई, 3। इस तरीके से सोडियम है, 11 है तो कितना होगा, 2, 8, 1 लूज़ कर देगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है ना। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 1 हो गई। मैग्नीशियम है, 12 है ये, तो कितना होगा, 2, 8, 2, तो 2 क्या करेगा, लूज़ करेगा तो 8 बच जाएगा, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 2। समझ में आ गई बात। तो वैलेंसी इस तरीके से हम कैलकुलेट करा करते हैं, ठीक है। आगे बढ़े हम, अब एग्जाम्पल देखते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम का। जरा एग्जाम्पल्स की हम चर्चा करें तो देखिए, जैसे इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, ऑक्सीजन एटम की बात करते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन एटम की बात करें तो क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन बट्टे वैलेंसी। ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 16, और वैलेंसी कितना होता है इसका, है ना। वैलेंसी अभी आपको दिखाया था 2 और 6, कितना चाहिए इसको 8 पुराने के लिए, 2 चाहिए, तो वैलेंसी कितनी होगी इसकी, 2, तो कितना हो गया, 8 इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया। इस तरीके से और बात करें इक्विवेलेंट वेट एल्युमिनियम की बात करें तो क्या होगा, इसका एटॉमिक वेट कितना होता है, 27, और बट्टे वैलेंसी कितनी होती है, एल्युमिनियम की वैलेंसी कितनी होती है ना, देखो 2, 8, 3, ठीक है, 2, 8, 3, तो 3 को क्या करेगा, लूज़ करेगा ये, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, है ना, 3 हो गई, तो 3 से करो तो कितना हो गया, 9। तो इस तरीके से हम इक्विवेलेंट वेट ऑफ एटम हम निकाल सकते हैं। नोट कीजिए फटाफट, ठीक ना, नोट कीजिए। नोट कर लिया, आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल पे आते हैं। नेक्स्ट जो है इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल। रेडिकल क्या हुआ करता है, रेडिकल 2 तरह का होता है, एसिड रेडिकल और बेस रेडिकल। तो अभी हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे, है ना। जैसे देखिए ये H2SO4 है, ये H2SO4 2H प्लस SO4 डबल माइनस में टूटेगा, तो ये देखिए ये रेडिकल हो गया हमारा। जैसे NaOH है तो क्या होगा, Na प्लस OH माइनस, ये रेडिकल है। एसिड के साथ बेस रेडिकल और बेस के साथ एसिड रेडिकल, ठीक है। तो ये रेडिकल से, और इसकी बात कर रहे हैं कि इसका इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ रेडिकल की बात करें तो क्या होता है, ये होता है फार्मूला वेट ऑफ रेडिकल डिवाइडेड बाय चार्ज, जिस पे चार्ज है वो। जैसे हम एग्जाम्पल देखें, एक छोटा सा एग्जाम्पल करके सीखें चीज़ों को तो आसान लगेगा हमको सीखने में ना। तो देखिए इक्विवेलेंट SO4 का है, ये सल्फेट आयन है, ठीक है। तो इसके यदि हम यहाँ पे इसका फार्मूला वेट की बात करें सल्फ़र का तो कितना होगा, सल्फ़र का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है, एक ऑक्सीजन का 16 और 4 ऑक्सीजन है तो कितना होगा 64, तो 64 कितना हो गया ये 96, ठीक है। तो ये क्या होगा 96, चार्ज कितना है बाबू इस पर, -2 चार्ज है ना, तो -2 तो कितना हो गया 2, कितना हो गया ये 48, इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया 48। OH की ही बात कर लो आप, इक्विवेलेंट वेट ऑफ OH माइनस कितना हो जाएगा बताओ इसका है ना, क्या निकालोगे आप इसका फार्मूला वेट, तो 16 है 1, 17 बाई कितना 1, कितना हो गया 17। तो इस तरीके से आप इक्विवेलेंट वेट
रेडिकल का निकाल सकते हो। ठीक है, क्लियर है बात? चलिए इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। नोट कर लिया? आगे बढ़े? ओके। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ कंपाउंड। किसी भी कंपाउंड में दो चीज़ें होती है, क्या क्या होता है? केटायन होता है, दूसरा एनायन होता है। तो यहाँ दोनों को जोड़ दें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन प्लस इक्विवेलेंट वेट ऑफ एनायन। अब केटायन हुआ, एनायन है, एक छोटा सा एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। जैसे हमने लिखा Al2SO4 का होल थ्राइस एल्युमिनियम सल्फेट। जरा इसकी ये कंपाउंड है, क्या है हमारा ये कंपाउंड है। जरा एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं, ये कंपाउंड है, इसमें दो बातें होंगी, एक केटायन दूसरा एनायन। कैसे? देखिए ये एल्युमिनियम है तो यहाँ देखिए Al2 लिखा है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पे, और Al दिया, और इधर 3 है तो इसको ऊपर में ट्रिपल प्लस दीजिए, है ना, प्लस। अब ये 3 है तो यहाँ 3 लिखिए, इधर 2 है तो SO4 का क्या करिए, ऊपर में डबल माइनस लिखिए। अब देखिए जिस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? केटायन बोलते हैं। इस पर निगेटिव चार्ज उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। तो निगेटिव चार्ज वाले को एनायन और पॉजिटिव चार्ज वाले को केटायन कहा करते हैं। ठीक है, यही होता है केटायन एनायन। किसी भी कंपाउंड के अंदर दो पार्ट हुआ करता है, केटायन और एनायन। जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? केटायन। जिस पर निगेटिव चार्ज होता है उसको क्या बोलते हैं? एनायन बोलते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ें। अब हम बात करते हैं केटायन का और एनायन का। तो अभी देखिए ज़रा रेडिकल है क्या? अभी भी रेडिकल है ये, है ना। तो चलिए इसकी हम बात करते हैं। इक्विवेलेंट वेट ऑफ हम बात करें Al2SO4, तो उसी तरीके से करेंगे जैसे पहले करा करते थे। ठीक ना, जैसे पहले करा करते थे। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट ऑफ केटायन मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ किसका निकालना पड़ेगा? एल्युमिनियम ट्रिपल प्लस का, और साथ में इक्विवेलेंट वेट किसका निकालना पड़ेगा आपको? SO4 डबल माइनस का। अब दोनों को निकाल लीजिए, पहले निकाले हुए हैं। ये क्या है हमारा? एटम है, और ये चार्ज आप देख रहे हैं यहाँ वैलेंसी है, ये कितना होगा? 27/3 प्लस, अब SO4 का भी आपने देखा 96 कितना, 2 चार्ज, तो कितना हो गया? ये हो गया 9 प्लस ये कितना हो गया? 48 हो गया, तो कितना हो गया? 57। ये क्या इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया इस कंपाउंड का। समझ आ रही बात है? इसको नोट कीजिए। ठीक ना, आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए नोट कीजिए, लिखिए जल्दी से इसको। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। समझेंगे इस चीज़ को। नेक्स्ट है हमारा इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड। अब जरा गौर करें, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एसिड क्या हुआ करता है? फार्मूला को देखें तो ये होता है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एसिड। जो भी एसिड होगा उसका मॉलिक्यूलर वेट, और हम डिवाइड करेंगे उसके, एसिड है तो बेसिसिटी से, मीन्स फिर से देखें तो एसिड की बात करें तो उसका मॉलिक्यूलर वेट बटे बेसिसिटी। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको समझ में नहीं आई होगी। क्या चीज़ समझ में नहीं आएगी? कि सर बेसिसिटी क्या होता है ना। ये आपको लग रहा होगा सर गलती से लिख दिया बेसिसिटी, एसिड था तो बेस की बात कर रहे हैं सर। हाँ, बेसिसिटी हमने सही लिखा है ना। देखिए हम बात करते हैं बेसिसिटी का क्या मतलब हुआ करता है। तो किसी भी एसिड से जितना आप हाइड्रोजन H+ को आप डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है? उसकी कहलाती है बेसिसिटी। तो लिखें यहाँ पे, डिफाइन कर लेते हैं बेसिसिटी को जरा सा, कि नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एन एसिड। देखिए एक एसिड, एन एसिड इज कॉल्ड बेसिसिटी। ठीक ना, जैसे कि एग्जाम्पल कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा HCl, इधर एसिड लिखा, इधर हम लिखते हैं बेसिसिटी।
किसी भी बेस से, किसी भी एसिड से जितना आप H+ हाइड्रोजन एटम को हटाएंगे उसी क्या कहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं बेसिसिटी कहते हैं। जैसे HNO3 है, देखा जाए H2SO4 है, ठीक है, यहाँ CS3COOH है, ठीक है। और अब एग्जाम्पल में हम कर लेंगे, अभी बस समझ लेते हैं चार को। तो यहाँ से कौन सा हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ से जो हाइड्रोजन हटेगा वो ये हाइड्रोजन वाटर में जाने पे हट जाएगा, तो इसकी बेसिसिटी कितनी हुई HCl की 1 हो गई। HNO3 का क्या होगा, ये हट जाएगा तो इसकी कितनी हुई 1। H2SO4 का 2 हटेगा तो ये क्या होगा 2। CS3 का ये वाला जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वही हटता है, ये नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा, है ना। आपको लग रहा होगा कि सर 4 होना चाहिए इसका, नहीं, जो ऑक्सीजन से अटैच होता है वही हाइड्रोजन डिस्प्लेस होता है, इसलिए बेसिसिटी कितनी होगी इसकी 1। तो इस तरीके से किसी भी एसिड के लिए हम बात करें कि उसका जो बेसिसिटी होता है क्या होता है, वो एसिड से जितना, एक मॉलिक्यूल के एसिड से जितना आप हाइड्रोजन को हटा सकते हैं, हाइड्रोजन एटम को डिस्प्लेस कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, वही क्या कहलाता है, उसकी बेसिसिटी कहलाती है, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिए, एग्जाम्पल करते हैं, नोट कीजिए इसको, एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। मिटाएं इसको, चलिए मिटाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, इधर लिखते हैं एसिड, इधर लिखते हैं उसकी बेसिसिटी, इधर लिखते हैं उसका मॉलिक्यूलर मास, और इधर लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। जैसे हमने लिखा HCl, हमने लिखा HNO3, हमने लिखा H2SO4, हमने लिखा CS3COOH, हमने और भी लिखा, हमने लिखा S3PO2, S3PO3, S3PO4, है ना। और भी एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, अब जगह नहीं है, और भी एग्जाम्पल करते हैं अभी, ठीक है। अब इस HCl की बात करें तो HCl में देखा जाए, ऐसे इसका नाम ज़रा हम लिख देते हैं, नाम पता है इसका, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये क्या है, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये क्या है, ये है नाइट्रिक एसिड। ये क्या है, किंग ऑफ केमिकल बोलते हैं इसको, H2SO4 को, सल्फ्यूरिक, ये सल्फ्यूरिक एसिड है। ये क्या है, ये है एसिटिक एसिड, विनेगर जिसको बोलते हैं, एसिटिक एसिड। ये क्या है, ये है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस बोलते हैं इसको, हाइपोफॉस्फोरस एसिड है ये क्या है, ये फास्फोरस एसिड है, और ये है फास्फोरिक एसिड, ये फास्फोरिक एसिड नाम है, ठीक ना। चलिए आगे बढ़े हैं, हम बात करें और आगे, तो इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, जितना H हाइड्रोजन से रिमूव हो सकता है, तो इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इसकी बेसिसिटी कितनी 1, इससे भी एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो बेसिसिटी 1, इससे कितना होगा, इससे 2 होगा तो इसकी बेसिसिटी 2, इससे कितना होगा, ये H रिमूव होगा 1, इससे कितना होगा, अच्छा इसमें H3 है, ज़रा इसको गौर करके देखते हैं ना, इसको, ये जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें स्टार दे दीजिएगा आप, ये तीनों एग्जाम्पल स्टार लाइक है, ठीक ना। तो इसकी बेसिसिटी 12 क्लास में पूछा था इसका क्वेश्चन, है ना, आपका 12 का जो एनुअल एग्जाम था बिहार का, उसमें कई दफ़ा पूछा हुआ है कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, है ना। तो चलिए देखते हैं। तो आपको लग रहा होगा सर 3 होगा, इसमें 3 हाइड्रोजन है, 3 डिस्प्लेस होंगे, ऐसी बात नहीं है। देखिए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ज़रा, इसका स्ट्रक्चर को देखें, S3PO2, तो ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर है। तो जो हाइड्रोजन से गौर करेंगे, जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ होता है वही डिस्प्लेस होता है। तो देखिए ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, बाकी सब तो डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, ठीक ना। ये ऐसा इसीलिए होता है कि इसका En 2.1 होता है हाइड्रोजन का, और इसका 3.5 हुआ करता है। तो ये जो बीच में बॉन्ड है वो बॉन्ड ब्रेक होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेता है, तो ये पोलर बॉन्ड हो जाता है, हाईली पोलर बॉन्ड होता है, और यहाँ से ये ईजिली टूट जाता है ना।
इसकी वजह से ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी बेसिसिटी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। अभी देखिए H3PO3 है। अब इसके स्ट्रक्चर की ज़रा बात करें हम, इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो देखें फास्फोरस में 2 है, एक OH इधर, एक OH इधर और एक हाइड्रोजन। अब देखिए हम आपसे पूछें कि कितना वो ऑक्सीजन के साथ यहाँ पे अटैच है, तो देखा जाए आपको 2 ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच है। देखिए बेसिसिटी कितनी हो गई, 2। अब ज़रा हम इसकी बात करें, H3PO4 की बात करें तो ये देखा जाए, ये है हमारा H3PO4। इसमें तीन हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है तो ये एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन, तो एक बेसिसिटी ये 3 बेसिसिटी इसको, ये ठीक ना, ठीक है। समझ में आ रही बात। तो हाइपोफॉस्फोरस का बेसिसिटी कितनी होती है, 1। फास्फोरस एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 2। और फास्फोरिक एसिड की बेसिसिटी कितनी होती है, 3, है ना। इसको ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड भी बोलते हैं H3PO4 का। अब जरा गौर करेंगे, एक ट्रिक बता देते हैं यहाँ पे एक ट्रिक सीख लीजिए। देखिए ऑक्सीजन 2 है तो बेसिसिटी 1 हुई, 3 है तो 2 हुई और 4 है तो 3 हुई, है ना। जितना ऑक्सीजन है, ऑक्सीसीड ऑफ फास्फोरस में जितना ऑक्सीजन है उससे एक कम क्या होता है, उसका बेसिसिटी होता है। क्लियर है बात। अब इसके यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर वेट इसको निकाल सकते हैं, आप खुद निकालना है ना। 36.1 नहीं 5, तो इसको आप डिवाइड कर लेना 36.5 बाई 1, ये हमारा कितना हुआ 36.5 हो गया। अगर इसकी बात करें HNO3 कितना होता है 63, ठीक ना। तो 63 बाई 1 कितना हो गया वैल्यू, 63 हो गया। अब हम नाइट्रिक सल्फ्यूरिक एसिड में कितना होता है 98, तो 98 बाई 2 कितना हो गया, ये 49 हो गया। इसकी कितनी होती है एसिटिक एसिड का 60, तो 60 बाई 1 आप करते रहना है ना। अब इसकी भी बात कर लेना आप, ये m मान लेते हैं, चलो m कर लेते हैं, आप इसको खुद से करना है ना। इसका 98 आएगा, है ना। तो ये m बाई कितना होगा 1, ये m बाई 2, ये m बाई 3। आप इसको क्या करना है, आप घर पे खुद से इसका एटॉम मॉलिक्यूलर वेट निकाल के उसको डिवाइड करना है। ओके, नोट कीजिए जल्दी से, है ना। आगे बढ़ते नोट कीजिए, नोट कीजिए। नोट कर लिया। नोट कर लिया, चलिए मिटाते हैं इसको, आगे बढ़ें। कुछ और एग्जाम्पल्स को हम देखें जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल हैं, जरा हम उसकी बात कर लें, जहाँ से क्वेश्चंस अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, अच्छे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ज़रा हम उसकी भी बात कर लेते हैं कि कहाँ आपसे एग्ज़ाम में गलती होगा, उसको हम स्टार करके लिख देते हैं। जिसमें स्टार देते हैं वहाँ आप गलती करेंगे, इसीलिए वहाँ पे आपको समझ जाना है, ठीक ना। जहाँ भी स्टार दें आप समझ जाना कि यहाँ हमसे गलती हो सकती है, ठीक ना। चलिए आगे बात करें हम। एसिटिक एसिड तो हो गया, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टार का। जैसे COOH, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, इसका नाम है ऑक्जेलिक एसिड, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। देखिए COOH लिखा 2H2O, ठीक है। इसका नाम क्या है, ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। इसके साथ हमेशा 2 मॉलिक्यूल वाटर का रहता है। जब भी ऑक्जेलिक एसिड रहता है उसके पास क्या होता है, हमेशा 2 मॉलिक्यूल वाटर रहेगा। अब इसका इक्विवेलेंट वेट की हम बात करें तो यहाँ इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, ये इसकी बेसिसिटी ये होगी, ये जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 2 होगी, है ना। तो इसका मॉलिक्यूलर मास, ठीक ना। ऑक्जेलिक एसिड की हम बात करें, ऑक्जेलिक एसिड की बात करें हम, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ यहाँ पे इस पार्ट का भी और साथ में इस पार्ट का भी ऐड होगा, ठीक ना। ध्यान रखना मॉलिक्यूलर मास इसका भी इसका भी लेना, दोनों को लेना है। दोनों को यदि जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा, आपको 126 के आसपास आएगा, है ना, यही आएगा।
तो 2 कितना होगा, ये 63 आएगा, है ना, इक्विवेलेंट वेट। ध्यान रखना इस चीज़ को, अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑक्जेलिक एसिड के बारे में अक्सर आपको एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाया करेगा, ठीक है, क्लियर है बात। अब हम आते हैं बेस पे। अब किस पे आते हैं, बेस पे। एसिड का देख लिया आपने, चलिए अब हम आते हैं बेस पे। हम बात करते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। इक्विवेलेंट वेट ऑफ बेस। जरा बेस की बात करें तो क्या हुआ करता है, ये होता है उसका मॉलिक्यूलर मास बट्टे एसिडिटी। यस, एसिडिटी। हमने बेस एसिड में बेसिटी लिखा था और बेस में एसिडिटी लिख रहे हैं, ठीक ना। अब यहाँ सवाल ये होता है कि सर एसिडिटी क्या होता है, ठीक है। एसिडिटी होता है पेट में गैस बन जाता है, उसको बोलते हैं। नहीं जी, उसको नहीं बोलते हैं। एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन फ्रॉम ए बेस। एक बेस से जितना आप हटा सकते हैं OH को किसी भी बेस से, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं ना। जैसे देखा जाए NaOH है, CaOH का होल ट्वाइस है, AlOH का होल थ्राइस है, ठीक ना। तो ज़रा इसकी हम बात करेंगे कि इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, ठीक ना। इसकी बेसिसिटी कितनी होगी, 1 है OH तो 1, इसकी कितनी होगी 2 है तो 2, इसकी कितनी है 3 है तो 3, इधर बेसिसिटी, ठीक ना। तो यहाँ पे सॉरी एसिडिटी, बेसिसिटी नहीं एसिडिटी, ओके, एसिडिटी। तो ये एसिडिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयन फ्रॉम अ मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक मॉलिक्यूल बेस से जितना OH आप निकाल सकते हैं, हटा सकते हैं, वही क्या कहलाता है, वह कहलाता है उसका एसिडिटी, ओके। एग्जाम्पल करते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए इधर कुछ एग्जाम्पल, इधर हम बेस लिखते हैं, इधर लिखते हैं एसिडिटी, और इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर मास, और इधर लिखते हैं इक्विवेलेंट वेट। चलिए यहाँ लिखा NaOH, यहाँ लिखा KOH, यहाँ लिखा CaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे लिखा AlOH का होल थ्राइस, यहाँ पे लिखा BaOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे लिखा, ठीक ना, MgOH का होल ट्वाइस, ठीक है, रहने दे रहे। अब यहाँ पे कितना है, इसकी एसिडिटी कितनी होगी, जितना OH होगा उसके अंदर। तो देखा जाए यहाँ पे OH कितना 1, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 3, यहाँ पे कितना है 2, यहाँ पे कितना है 2, ठीक है। तो यहाँ इसकी जो इक्विवेलेंट वेट होगी, इसकी आप करेंगे तो कितना मॉलिक्यूलर 40 आता है, तो कितना होगा 40/1, कितना हो जाएगा 40 इक्विवेलेंट वेट। इसकी बात करें तो 49, 45, 56, ये 56 बाय कितना करेंगे आप 156। इसकी बात करें तो कितना होगा 74 होगा इसका, ठीक ना। तो कितना होगा 74/2, कितना होगा 3 और ये 7, 37। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, m बाई, यहाँ पे आप कर सकते हैं, सबको m मान लेते हैं कि आप अपना कैलकुलेट करना बैठ के। तो m/3, m/2, m/2, ठीक ना, ठीक है, ओके। तो आज थोड़ा सा काम है, इसको आज रहने देते हैं इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हम आपको इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी इक्विवेलेंट वेट हमारा ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है। अभी बहुत सारा इक्विवेलेंट वेट आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी बाकी है इसके अंदर, ठीक ना। तो आज हमने स्टार्ट कर दिया है इसको, नेक्स्ट क्लास में इसको हम पूरा ख़त्म कर देंगे, ओके। थैंक यू।